हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, मैंने अभी इसे पीडीसी ऑन किया। ठीक है, हम जीपीयू का बैकअप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर बना लिया जब मेरे को बैकअप चाहिए। ठीक है, आप सेंट्रलाइज लोकेशन पे कहीं भी बैकअप ले सकते हो। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे अपना ग्रुप पॉलिसी ओपन कर लो, gpmc.msc। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब तुम बैकअप लेते हो तो बैकअप में कोई इशू नहीं है। जब तुम इसको रिस्टोर करोगे पॉलिसीज को, ठीक है, तो रिस्टोर में क्या होता है, आपकी पॉलिसी लिंक नहीं होती ऑटोमेटिकली। तो जब पॉलिसीज को रिस्टोर करोगे तो तुम्हें लिंक मैनुअली करनी पड़ती है दोबारा से पॉलिसीज। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि मेरे को सारी पॉलिसीज, जितनी मैंने पॉलिसी अब तक बनाई है, मेरे को सबका बैकअप चाहिए एक बार में, तो हम कहाँ जाएंगे, हम इसमें जाएंगे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे, जो कंटेनर आपका, जो सारी की सारी पॉलिसीज मेंटेन करता है। देखो आपको दिखा रहा है ये क्या क्या मेंटेन कर रहा है। ये आपकी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, पॉलिसी 1, पॉलिसी 3, जो हमने पॉलिसीज बना रखी हैं, ये सारी पॉलिसीज आपकी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सारी पॉलिसीज का बैकअप चाहिए तो आप ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट पे जाओ, कंटेनर पे, यहाँ पे बैकअप ऑल का ऑप्शन आ जाए आपके पास, बैकअप ऑल। अगर आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिसी का बैकअप चाहिए, तो आप सिंपल पॉलिसी पे राइट क्लिक करो और बैकअप का ऑप्शन आता है आपके पास, आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू कि आप क्या आप मतलब कैसे चाहते हो बैकअप लेना। तो मैं सबकी लेता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इस कंटेनर पे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट से कंटेनर पे, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं बैकअप ऑल। तो यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है आपसे, ब्राउज कर दो लोकेशन। मेरे को डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था जीपीयू बैकअप के नाम से, मैं वही दूंगा उसको लोकेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख लो, लिख लो यहाँ पे बैकअप डेट डाल लो, ऐसी क्या 20/12/22। ठीक है, और इसको बैकअप ले लो यहाँ से। तो देखो ये क्या कर रहा है, पहले इसने डिफॉल्ट वन कंट्रोल पॉलिसी का बैकअप ले रहा है, सारी सारी पॉलिसीज का बैकअप लेगा। देखो डिफॉल्ट कंट्रोल पॉलिसी का बैकअप हो गया, डोमेन का भी हो गया, पॉलिसी 1 का भी होगा, 3 का भी होगा। तो इसने 4 पॉलिसीज का बैकअप ले लिया। ठीक है, ओके करते हैं। अब देखो वहां पे आपको GUID मिलेंगी पॉलिसीज की। देखो फोल्डर को ओपन किया मैंने, देखो आपको चारों पॉलिसीज यहाँ पे मेंशन हो रही है। मैंने बताया था कि भाई आपकी पॉलिसीज GUID के फॉर्मेट में से होती हैं, आपकी पॉलिसीज नाम से कभी सेव नहीं होती। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे सारे चारों पॉलिसीज की GUID दिखा रहा है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, एक बार ओपन कर लो दोबारा से अपना सी ड्राइव, यहाँ पे जाके जाओ विंडोज में, यहाँ पे सिसफॉल आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिसफॉल में जाओ, डोमेन में जाओ, पॉलिसीज में जाओ, ये देखो ये आपको पॉलिसीज दिखा रहा है। अब इसको मैच कर सकते हो आप, ये सेम पॉलिसीज आपको यहाँ भी दिखाएगा। देखो ये देखो, ये सेम है पॉलिसीज, देखो। ठीक है, जो आपका मेन लोकेशन पे है पॉलिसीज, वही पॉलिसी आपकी आपकी यहाँ पे है, जो आपको दिखा रहा है बैकअप जो उसने ली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई जो मेरी पॉलिसीज हैं वो मतलब इनकी GUID से, इनकी आईडीज इन्होंने चेंज कर रखी है। अलग अलग देखो लग रही है सर। हाँ, वो चेंज करा होगा, नहीं चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कॉन्टेक्ट वगैरह से, हाँ ये है पॉलिसीज, हम गलत पहुंच गए थे, ये है, नहीं ये भी वही है। अच्छा, इसने आईडीज चेंज कर ली है, ये भी नोट कर लेना। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जब ये बैकअप लेते हैं तो इसकी आईडीज चेंज हो जाती है पॉलिसीज की। ठीक है, बैकअप पे। तो ये भी एक कंसेप्ट देखना, मेरे को भी नहीं पता था कि आईडी चेंज होती है। बट यस, आपकी बैकअप पे क्या होगा, आपकी पॉलिसीज की आईडीज चेंज हो जाती है। देखो जब मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे चेंज हो गई है आईडीज। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, तो आप क्योंकि इस सर तरीके से अगर मतलब कि चेंज हो जाती चेंज है ना हो तो इसका इतना मतलब। झंझट में जाने की जरूरत नहीं है ना, जो आप सी हाँ ड्राइव में सिस वॉल में जाके कॉपी करके और कहीं भी पेस्ट कर दो उसको। हाँ, वही चीज है, तो इसलिए आपकी मैं आईडीज चेंज होती हैं यहाँ पे। यही ठीक पूछने है, भी तो वाला था आपकी, आपसे हाँ, अभी। तो GUID आपकी चेंज होती है। दैट्स व्हाई हम लोग को यहाँ से बैकअप लेना पड़ता है। ठीक है, तो बैकअप आपका इस तरीके से होगा। बैकअप कैसे होगा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक बार रिस्टोर करके देखते हैं। तो पहले में क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसकी पॉलिसीज को डिलीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पॉलिसी, अब अच्छा देखो, दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ से पॉलिसी को डिलीट करता हूँ तो ये आपकी पॉलिसी परमानेंटली डिलीट नहीं होती, इसे आपका लिंक डिलीट करता है, दैट्स इट। अच्छा मैं यहाँ पे मान के तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, पॉलिसी 1 को। और देखो ये आपका सिर्फ लिंक डिलीट कर रहा है। डू यू वांट टू डिलीट द लिंक, दिस विल नॉट डिलीट द जीपीओ इटसेल्फ। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ओके कर दोगे तो इसे आपका लिंक डिलीट हुआ, हालांकि आपकी पॉलिसी पड़ी हुई है, देखो अभी स्टिल। ठीक है, तो अगर मेरे को परमानेंटली डिलीट करनी है पॉलिसी, तो मैं यहाँ से करता हूँ, कंटेनर से आके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट करो, सॉरी रीनेम नहीं, डिलीट करना है मुझे। इसको डिलीट करो, तो अभी देखो आपकी पॉलिसी डिलीट हो रहा है। तो कह रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस जीपीओ एंड ऑल द लिंक्स टू इट इन दिस डोमेन, दिस विल नॉट डिलीट द लिंक इन अदर डोमेन्स।
ठीक है, तो इसको येस कर दोगे तो आपकी पॉलिसी पूरी डिलीट हुई है। देखो ये आपकी पॉलिसी खत्म होगी पूरी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी पॉलिसी खत्म, मतलब मैंने पॉलिसी 1 पॉलिसी 3 बनाई थी और खत्म हो गई। अब मुझे इसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर कैसे करोगे? सेम राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे बैकअप मैनेज बैकअप्स का ऑप्शन आता है आपके पास, इस पे क्लिक करो। अब देखो आपको ये सारी पॉलिसीज का बैकअप दिखा रहा है यहाँ पे जो हमने लिया था। ठीक है, तो मेरे को पॉलिसी 1 और पॉलिसी 3 इनको रिस्टोर करना है, तो नीचे ऑप्शन है आपके पास, एक अगर करेगा आई थिंक ये रिस्टोर। तो इसमें हम पहले हम इस वाली पॉलिसी को रिस्टोर करते हैं। यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन है आपके पास, इसको रिस्टोर कर दो। ठीक है, रिस्टोर होगी पॉलिसी 1, पॉलिसी 3 भी आपका ऐसे ही आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आपको बोल रहा है अगर आप चाहते हो कि मेरे को पॉलिसी का वर्जन भी देखना, तो इसको आप चेक कर दो। तो यहाँ पे आपको देखो एक्चुअल में आपको आपकी पॉलिसी की आईडीज वगैरह भी दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका वर्जन अगर आप देखना तो वर्जन भी देख सकते हो आप यहाँ पे बैठ के। कहने का मतलब ये है कि आपको पॉलिसीज आपकी आईडीज यहाँ पे दिखा रहा है साइड में, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हमने कौन सी पॉलिसीज डिलीट की है, कौन सी पॉलिसी उसकी उसकी आईडी क्या है। आपका जियो आईडी पूरी दिखा रहा है। बैकअप कब हुआ, कर लिया, इसको रिस्टोर कर लिया, क्लोज करते हैं इसको। अब देखो आपकी पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन ये आपकी लिंक नहीं है पॉलिसी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी लिंक नहीं होती है रिस्टोर पे, आपको लिंक खुद करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। जब आप पॉलिसीज को रिस्टोर करोगे तो वो लिंक ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो अगर मेरी 1000 पॉलिसी में सबको बैठ के एक एक करके करता रहूंगा लिंक। हाँ, तो स्क्रिप्ट बना लो फिर। ठीक है, स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं उसके लिए फिर आपको। ठीक है, तो अब वैसे भी आपकी बैकअप ऐसे नहीं होती पॉलिसीज की, ये तो आपका एक एक मैनुअल वे है बैकअप लेने का। ठीक है, अगर आपको पॉलिसीज की बैकअप लेनी है तो फिर वो थर्ड पार्टी टूल्स का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कंपनीज में अगर आप जाओगे तो आपकी पॉलिसीज की बैकअप होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन वही थर्ड पार्टी टूल के थ्रू होती है। ठीक है, इस तरीके से बैकअप पॉलिसी का कोई नहीं लेता आजकल के टाइम पे। ठीक है, या तो आप स्क्रिप्टिंग का यूज करोगे या फिर आप थर्ड पार्टी टूल्स का यूज करोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, हालांकि अगर हम विंडोज बैकअप भी लेते हैं, एडी का बैकअप भी लेते हैं, उसमें आपका सिस्टॉल फोल्डर का बैकअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को मैनुअली सिस्टॉल फोल्डर का बैकअप लेना तो आप ले सकते हो, आप विंडोज बैकअप के थ्रू जाके इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये आप कैसे बैकअप लेते हो इन द ग्रुप पॉलिसीज। मतलब अगर आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू बैकअप लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को विंडोज का जो बैकअप टूल है उसके थ्रू लेना है, तो फिर आप विंडोज के बैकअप टूल के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आपको पाथ देना पड़ेगा सिस्टॉल फोल्डर का, तो आप पर्टिकुलर लोकेशन में बैकअप ले सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर है? जी सर। तो ये था आपका कंसेप्ट बैकअप वाला जो हमारा रह गया था। ठीक है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ खास है नहीं, आपको दिखा रहा है। अगर मैं आपकी पॉलिसीज की प्रॉपर्टीज में भी जाऊं तो इसमें भी आपको कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं इसकी। सिंपल आपको यहाँ पे रिस्टोर फ्रॉम बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा है, बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा है, जीपीओ स्टेटस। ठीक है, वही एनिमल डिसेबल वाला कंसेप्ट। ठीक है, सेव रिपोर्ट, अगर आपको रिपोर्ट सेव करनी है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की, आप रिपोर्ट सेव कर सकते हो। इंपोर्ट सेटिंग्स, ठीक है, इंपोर्ट करनी है सेटिंग्स वही एक्सेल फॉर्मेट में तो कर सकते हो। ठीक है, और बाकी वही रिफ्रेश करने का, डिलीट करने का, रीनेम करने का ऑप्शन है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें एज सच और कुछ नहीं है। तो वो वाला कंसेप्ट मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे देखता हूँ तो वही है, सब कुछ सेम दिखा रहा है। अच्छा, बाकी एक चीज और, अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं और आपको मैनेज करनी है सारी पॉलिसीज, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे डोमेन्स पे, यहाँ पे शो डोमेन्स का ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपको सारा दिखा रहा है, मेरे पास यहाँ पे सीडीसीज हैं, तो मुझे यहाँ पे सीडीसीज की पॉलिसी मान के चलो मैनेज करनी है इसी पर्टिकुलर पोर्टल से, तो हम कर सकते हैं। आप इसको चेक कर देंगे सबको यहाँ। ठीक है, अभी ये चल नहीं रहे तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, हाइड दिखा रहा है, देखो मैं चेक नहीं कर पा रहा इसको। अगर एक बार मेरे सीडीसीज रन हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आप यहाँ से अपने पीडीसी से बैठ के सारे डीसीज की पॉलिसीज को मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ मैं अपने एक ही उसकी करूंगा मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मल्टीपल की कर सकता हूँ बैठ के यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स हैं, आप एक जगह से बैठ के सारे डोमेन नेटवर्क्स की पॉलिसीज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, जी सर। कैंसिल कर डन। तो ये था आपका पॉलिसीज का कंसेप्ट। ठीक है, ओके, तो अभी हम और मूव करते हम हैं लोग क्लास। डायरेक्टली सिसबोल फोल्डर से भी कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते हो, बैकअप ले लो, सिंपल जैसे लेते हो विंडोज विंडोज बैकअप टूल पे जाओ, वहां पे जाके आप पाथ दे दो सिस्टम फोल्डर का एक चीज बताओ सर, बैकअप। हम लोग जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके रखें तो होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, रीस्टोर ही करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, मतलब बैकअप प्रॉपर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉपी पेस्ट में क्या होगा, आपके वही जियो आईडी सेम हो जाती है। फिर आप देख रहे हो मैंने बैकअप लिया था, अभी आपकी जो जियो आईडी आपकी जो थी वो हाँ, चेंज हो गई, चेंज हुआ था, राइट? राइट। तो वो चेंज होना जरूरी है। ठीक है, ओके, नाउ पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सर्वर का,
हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये भी थे जो हमने पढ़े। बाकी अगर आप उस पार्ट में आते हो, मतलब लेवल 4 पे आते हो, आपको क्लस्टरिंग का पूछते हैं, तो क्लस्टरिंग आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं। हालांकि आप लोगों ने काफी बार सुना होगा टर्म क्लस्टरिंग का भी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने का पता नहीं मौका मिला नहीं मिला आप लोगों को, बट वो ये कि टर्म्स आप लोगों ने काफी बार सुनी होगी क्लस्टरिंग की एंड ऑल, तो आपको बताया था हूँ। देखो हम बात करेंगे यहाँ पे विंडोज क्लस्टरिंग की। ठीक है, क्लस्टरिंग आपकी कई जगह पे होती है। आप हाइपर-वी पे भी क्लस्टरिंग करते हो, विंडोज की क्लस्टरिंग भी करते हो, VMware की क्लस्टरिंग भी करते हो। ठीक है, कई सारे जगह आपको, आप सिट्रिक्स की भी क्लस्टरिंग करते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी क्लस्टरिंग का ऑप्शन देते हैं। इवन तक कि आपके एक्सचेंज सर्वर्स होते हैं, वहां भी क्लस्टरिंग होती है आपकी। उस क्लस्टरिंग को हम डैग बोलते हैं वहां पे, डेटाबेस अवेलेबिलिटी ग्रुप एक्सचेंज सर्वर्स में। ठीक है, विंडोज में हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी दो चीजें टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। पहली चीज होती है आपकी क्लस्टर, ठीक है, और दूसरी चीज होती है क्लस्टरिंग। दो चीजें होती है इसके अंदर, ये समझने वाली बात है। ये क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, पहले हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं। तो क्लस्टरिंग क्या होती है, आपकी एक प्रोसेस है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस। ठीक है, सिंपल आप बोल सकते हो, इट इज द प्रोसेस। ठीक है, यूज टू प्रोवाइड, it is a process used to provide HA and NLB, used to provide HA क्या है and NLB। ठीक है, HA मतलब क्या हो गया, हाई अवेलेबिलिटी, और NLB क्या हो गया आपका, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। सिंपल, इसका फुल फॉर्म ले देता हूं मैं यहाँ पे, हाई अवेलेबिलिटी एंड आपका नेटवर्क लोड बैलेंस, नेटवर्क। ठीक है, आपको दो चीजें प्रोवाइड करती है आपको क्लस्टरिंग। ठीक है, या तो आप HA कर लो या फिर आप लोड बैलेंसिंग कर लो। ठीक है, HA मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में फेल ओवर ही बोलते हैं। मतलब HA बोल लो, अवेलेबिलिटी बोल लो या फेल ओवर बोल लो, बात एक ही है। अब क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर एक लॉजिकल ग्रुप है, एक लॉजिकल कंटेनर है, तो कह सकते हो इट इज अ लॉजिकल कंटेनर। ठीक है, इट इज यूज टू सिंपल यूज टू कंटेन सर्वर्स who providing similar services। Remember these things। ठीक है, वो सर्वर्स जो सिमिलर सर्विसेज, मतलब सेम सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं। तो क्लस्टर क्या आपका एक कंटेनर है जहां पे हम अपने सर्वर्स को ऐड या सर्वर्स को कंटेन करते हैं, जो क्या करते हैं, सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझना चीजों का। इसमें आप सिंपल सी बात, अगर आपके पास दो सर्वर है मान के चलो इस तरीके से, ठीक है, हमें क्लस्टर में मिनिमम दो सर्वर चाहिए क्लस्टरिंग को रन करने के लिए। तो अब मान के चलो आपके पास दो सर्वर है, यहाँ पे आपके पास एक सर्वर 1 है, ठीक है, और एक मेरे पास सर्वर 2 है यहाँ पे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि भाई मान लो अब इसमें आपने सर्वर 1 में आपने DNS का यूज किया हुआ है, ठीक है, सर्वर 1 आपका DNS सर्वर है, तो ये आपका DHCP सर्वर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक क्लस्टर है, मान के चलो मैंने एक लॉजिकल क्लस्टर बना लिया यहाँ पे, ये मेरा क्लस्टर है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं इन दोनों सर्वर्स को ऐड कर रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके दोनों सर्वर्स क्या होंगे, सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर आपको क्लस्टर बनाना है, तो आप एक रोल का एक क्लस्टर बनाओगे। जैसे मान लो आपने DHCP सर्वर का एक क्लस्टर बना दिया, डीएससीपी के लिए एक अलग से क्लस्टर क्रिएट किया, वहां पे हमने DHCP सर्वर्स ऐड कर लिए। उसके आपको DNS भी करनी है तो DNS का एक अलग से क्लस्टर ऐड कर लिया, बना दिया। अगर आपको फाइल सर्वर्स पे क्लस्टरिंग करनी है तो फाइल सर्वर्स का एक अलग से क्लस्टर क्रिएट किया, उस पर हमने फाइल सर्वर्स को ऐड किया, इस तरीके से। ठीक है, आप एक क्लस्टर में मल्टीपल सर्विसेज के सर्वर्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें यहाँ पे क्या होगा, या तो हमारे पास दोनों जगह DHCP होगा या दोनों जगह DNS होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, और ये आपका क्लस्टर है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी आपकी, आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि भाई आपने आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्लस्टर पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो क्लस्टर का क्या होगा, यहाँ पे यूनिक आईपी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस होंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आईपी एड्रेस, मान लो यहाँ पे मेरे पास है 10.0.0.1, ठीक है। यहाँ मान लो हमारे पास 10.0.0.2 है, ठीक है, और यहाँ मान के चलो आपके पास 10.0.0.3 है, ठीक है। तो हमारे नीचे इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, नीचे हमारे पास क्लाइंट होंगे। यहाँ मान लो हमारे पास नीचे क्लाइंट है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट जब एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्लस्टर पे, तो क्या होगा, वो क्लाइंट, हम क्या बोलेंगे क्लाइंट को, हम क्लाइंट को ये वाला आईपी एड्रेस दे देंगे कि भैया आप, अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है या आपको DHCP भी एक्सेस करना है, तो आप इस वाले पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे काम करो। तो जब रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की, तो कहाँ पे आएगी, पहले क्लस्टर पे आएगी। देन क्लस्टर वेरीफाई करेगा कि कौन सा सर्वर आपका एक्टिव है, अगर आप यहाँ पे HA कर रहे हो, या कौन सा सर्वर आपका लोड कम है, अगर आप NLB कर रहे हो, ठीक है। और वो आपकी रिक्वेस्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके सर्वर्स, ठीक है। इसलिए हम क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लस्टर की आपका एक कह लो एक एक मिनट रुको, हेलो, एक क्या हो मिनट गया रुको, सर? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या हुआ, इंटरनेट चला गया सर का? नहीं, मैं कुछ था कुछ, हाँ अच्छा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से, जैसे मान लो अगर आपने HA या NLB कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, क्लाइंट की क्लस्टर के पास, एंड देन क्लस्टर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को। चाहे आपने जो भी इंप्लीमेंट किया है, चाहे आपने फेलोवर इंप्लीमेंट किया है, फिर नेटवर्क बैलेंसिंग इंप्लीमेंट की है, ठीक है। तो क्लस्टर आपका क्या, एक तरह से कह लो, क्लस्टर आपका एक लॉजिकल कंपोनेंट है, एक लॉजिकल कंटेनर है, जो कंटेन कर रहा है आपके सर्वर्स को, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप एक क्लस्टरिंग रन करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, सिंपल क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। तो हम पहले NLB के बारे में पढ़ते हैं, फेलो में आगे बाद में आता हूँ, पहले हम NLB का पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं NLB की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने आपको बताया NLB किस लिए यूज होता है, फॉर लोड नेटवर्क बैलेंसिंग, लोड बैलेंस। ठीक है। अगर आपके पास मान के चलो मल्टीपल मतलब मल्टीपल आपके पास मान के चलो फाइल सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मुझे अपने मतलब अपने सर्वर्स को, सर्वर्स पे जो आपका लोड है वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग लोड बैलेंसिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर करेगा वही सेम चीज, जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल DHCP सर्वर्स है, ठीक है, आपके दोनों सर्वर्स इस टाइम पे एक्टिव है, ये भी आपका एक्टिव है मान के चलो, ये भी एक्टिव है, ठीक है, और आपका ये भी एक्टिव है। तो इस केस में क्या होगा, मान लो आपके पास अब ये क्लाइंट है मान के चलो, ठीक है, इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है। अब मान लो इस टाइम पे क्या आपका जो DHCP सर्वर 1 है वो फ्री है, तो उसने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को अपने DHCP सर्वर 1 पे भेज दिया, ठीक है। अब मान लो एक क्लाइंट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट 2 है, और ठीक है, अब क्लाइंट 2 ने भी सेम टाइम क्या की, रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है, क्लस्टर के पास, क्लस्टर ने क्या किया, उसको दूसरे सर्वर भेज दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी वो इक्वल में जाएगी। जैसे मान लो अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं और 10 ने इकट्ठा एक बार में रिक्वेस्ट सेंड करी है, तो 5 रिक्वेस्ट कर देंगे आपके पहले सर्वर पे,
ठीक है, और 5 रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट होता है, जो मोटा मोटा कंसेप्ट। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे काफी खुल के। ओके, तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि क्लस्टरिंग का मेनली कंसेप्ट क्या होता है। एनएलबी अगर हम बात करें तो एनएलबी अगर आपका एनएलबी आपको लोड बैलेंस प्रोवाइड करता है। राइट, सिंपल, यहाँ पे आपका फेल ओवर नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका कोई भी एक सर्वर डाउन होता है मान के चलो, ठीक है, अगर आपका सर्वर डाउन हो गया मान के चलो, तो क्या होगा, सारा का सारा लोड आपके सर्वर 2 पे आ जाएगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पे फेल ओवर नहीं है आपके पास, इट्स नॉट अ फेल ओवर। ठीक है, अब इसके बाद जब तुम कॉन्फ़िगर करोगे, जब आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे एनएलबी को, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सो आई विल शोइंग यू। हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना इसमें कोई स्टोरेज चाहिए ना कुछ चाहिए इसके अंदर। एनएलबी के अंदर सिंपल क्लस्टरिंग है। ठीक है, बस आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग से कोई सैंड सर्वर चाहिए, मेरे को अलग से कोई सैंड स्टोरेज चाहिए, या फिर मेरे को अलग से कोई कुछ अलग से कुछ इसकी वो है। बस इसमें जो डिमांडिंग रहती है वो क्या रहेगा कि आपके जो भी आप सर्वर्स ऐड कर रहे हो अपने क्लस्टर में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे वाले इस पे। आप जो भी यहाँ पे ऐड करोगे क्लस्टर में सर्वर्स, उनकी जो फिजिकल जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो लॉजिकल और फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है आपके पास, मैं कह लो आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपके एक सर्वर पे 2 लाइन कार्ड है, दूसरे सर्वर पे 2 लाइन कार्ड होने जरूरी। ओके, तो इन क्लस्टरिंग ऐसे लिख सकते हो आप, इन क्लस्टरिंग ऑल सर्वर्स हार्डवेयर शुड बी सेम। ये मैं आपको एनएलबी का बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी हम फेल ओवर की बात नहीं कर रहे हैं। इन क्लस्टरिंग ऑल सर्वर्स हार्डवेयर शुड बी सेम। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आपको ये भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, एज पर द गाइडलाइंस हम ऐसे बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट वी नीड अ सेपरेट क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा नेटवर्क चल रहा है हमारे सर्वर्स पे, हम उसी पे क्लस्टरिंग कन्फिगर करते हैं। हम कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट क्या होना चाहिए, आपका क्लस्टर नेटवर्क क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब मान के चलो आपका अगर मेन नेटवर्क डाउन हो गया तो क्लस्टर भी खत्म हो जाएगा, उसके बेस में क्लस्टर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि अगर आप कोई भी क्लस्टरिंग बना रहे हो, चाहे आप एनएलबी बना रहे हो, चाहे आप हाइपर, चाहे आप फेल ओवर बना रहे हो, कोई भी बना रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, आपका नेटवर्क क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। या क्लस्टर नेटवर्क शुड बी सेपरेट। ठीक है, ओके। सर मोमेंट, क्लस्टर नेटवर्क शुड बी डिफरेंट, राइट? हाँ, शुड बी सेपरेट कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपका एक अलग से नेटवर्क होना चाहिए क्लस्टर का। आप ऐसे बोल सकते हो कि वी नीड अ डिफरेंट क्लस्टर नेटवर्क, ऐसे बोल सकते हो। सेपरेट बोल रहे हो या डिफरेंट बोल रहे हो, डिफरेंट आपको वर्ड सही समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लस्टर नेटवर्क शुड बी डिफरेंट, वी नीड अ डिफरेंट क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है, मतलब आपका नेटवर्क अलग होना चाहिए क्लस्टरिंग के लिए, सिंपल इज दैट। ठीक है, चाहे वो आपका एनएलबी हो, चाहे वो आपका फेल ओवर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इसकी। अब अच्छा, एक क्लस्टर में आपके पास कितने 32 नोड्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड, वी ऐड ओनली हाउ मेनी, मैक्स टू मैक्स, ये भी याद ध्यान रखना। एक क्लस्टर पे आप कितना ऐड कर सकते हो सर्वर्स, मैक्सिमम 32, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। इधर खड़े हो, इधर खड़ा, इधर खड़ा। कहाँ के अंदर हो रही है पेन? कहाँ हो रही है फिर बेटा, मुझे तो बोलो। सर एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज करना।
हाँ, तो हम लोग बात करेंगे इसकी एनएलबी कॉन्फ़िगरेशन की। जब आप एनएलबी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें पहली चीज, जब आपने नोड्स को ऐड करोगे, मतलब सर्वर्स को ऐड करोगे जब, ठीक है, क्लस्टर में, हाँ, तो इसमें आपको ये बोल रहा है वो कि भाई अगर आपके पास एनएलबी का कंसेप्ट ये है कि भाई इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में पहली चीज इसमें हम बात करेंगे लेटेंसी की। लेटेंसी, ठीक है। तो लेटेंसी में क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर तुम्हारे पास सर्वर्स हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, जैसे मान लो मेरे पास 2 लोकेशन है, और एक डीएससीपी सर्वर एक लोकेशन पे, दूसरा डीएससीपी सर्वर दूसरे लोकेशन पे, ठीक है, और मैं उनको ऐड कर रहा हूँ एक क्लस्टर में, ठीक है, दोनों को। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो लेटेंसी टाइम होता है नोड्स का ऐड करने का, ठीक है, मतलब मान के चलो आप एक पर्टिकुलर नोड को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना टाइम लगाता है, ये लेटेंसी जो टाइम होता है आपका होता है 250 मिली सेकेंड्स, एमएस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इससे ऊपर लग रहा है तो इट मींस कि वहां पे कुछ इशू है, आपकी नोड ऐड नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं और आपके पास सर्वर्स मल्टीपल लोकेशन पे पड़े हुए हैं, और आप मल्टीपल लोकेशंस के सर्वर्स को एक क्लस्टर में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जो लेटेंसी टाइम होता है वो कितना होता है आपके पास, 250 मिली सेकेंड, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, इसे एक्सीड नहीं कर सकते हो। सेकेंड चीज, अब आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, या तो आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन पे काम करोगे, मतलब आपके लाइन कार्ड्स पे, आपके जो सर्वर के लाइन कार्ड्स पे जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो यूनिकास्ट होना चाहिए या फिर आपका मल्टीकास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपका जो आईपी एड्रेस होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए, हर सर्वर पे स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट होना चाहिए आईपी। हाँ, मतलब वही यूनिकास्ट कम्युनिकेशन या मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब, ठीक है, अच्छा, ये कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन। बात हो रही है, ओके। ठीक है, आईपी एड्रेस आपका स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जब आप एनएलबी क्लस्टरिंग बनाओगे, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आते हैं, एनएलबी के कुछ ऑप्शंस आते हैं, एनएलबी कॉन्फ़िगर ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन आएगा पोर्ट रूल्स का, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप अपने एनएलबी को कॉन्फ़िगर करते हो, तो पहला ऑप्शन क्या आता है, पोर्ट रूल्स का, ठीक है। तो अब पोर्ट रूल्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, पोर्ट रूल्स में डिफाइन करते हैं कि भाई आपका जो एनएलबी क्लस्टर है वो कैसे रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा, किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बेसिस पे, या क्या, या पोर्ट के बेसिस पे, या प्रोटोकॉल के बेसिस पे, ठीक है, जो भी वहां पे डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कहा भी इस पोर्ट नंबर के बेस पे आप डिफाइन करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वेब सर्वर्स को मैंने यहाँ पे किया, मैं वेब सर्वर क्लस्टरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, हम एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस देते हैं आपको, ठीक है, आप उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे क्वेरीज को मतलब आगे रीडायरेक्ट करो, ठीक है, क्लस्टर रीडायरेक्ट करेगा। तो हाउ योर एनएलबी क्लस्टर रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू स्पेसिफाई आईपी एड्रेस, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल, आपने क्या किया, पोर्ट ऐड कर दिया, पोर्ट नंबर 80, तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो भी ये पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, उस क्लस्टर पे आ जाएगी ऑटोमेटिकल, ठीक है। तो इसमें आप पोर्ट रूल में क्या डिफाइन करते हो कि भाई आपका एनएलबी क्लस्टर किस तरीके से रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा आपके सर्वर्स पे, एनएलबी क्लस्टर रीडायरेक्ट्स, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट, जो डायरेक्ट करेगा वो रिक्वेस्ट को, डायरेक्ट रिक्वेस्ट to specify to specific IP address
मतलब आपने आपने किस पर्टिकुलर बेसिस पे अपने क्वेरीज को आप रिडायरेक्ट कराओगे, मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है एनएलपी पे, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे कराओगे, आईपी एड्रेस पे कराओगे, पोर्ट्स पे कराओगे, ठीक है, या फिर प्रोटोकॉल्स पे कराओगे, ठीक है, मतलब किस पर्टिकुलर मतलब आईपी आईपी एड्रेस या पोर्ट पे आपने क्लस्टरिंग करनी है, सेंस ये वाला कंसेप्ट है। आपके एनएलपी को कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ पे रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है, किस बेसिस पे रीडायरेक्ट करना है, पोर्ट के बेसिस पे, प्रोटोकॉल के बेसिस पे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका होता है पहली चीज ये। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जब आप क्लस्टरिंग कंफिगर करते हो, जब ये कंफिगर करोगे तो इसमें आपके कुछ मोड्स आते हैं। सेकंड होता है आपके पास मोड्स, ठीक है। और जब आप कंफिगर कर रहे हो आपका एनएलपी, तो एक आता है आपके पास मोड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोड्स क्या डिफाइन करते हैं कि भाई हाउ एनएलपी डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्ट across nodes in the cluster, ठीक है। मान लो आपके पास, अगर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं, मतलब मल्टीपल अपने सर्वर्स ऐड किए अपने क्लस्टर में, तो कैसे उनकी जो क्वेरीज है, रिक्वेस्ट है, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी नोड के पास, तो कैसे आएगी, ठीक है, कैसे वो पहले के पास जाएगी या दूसरे के पास जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपके तीन ऑप्शंस होते हैं मोड्स के अंदर। पहला होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल होस्ट, ठीक है। अब मल्टीपल नोड होस्ट का मतलब यहाँ पे क्या, अगर आपने ये वाला मोड सिलेक्ट किया, ठीक है, इसमें तीन मोड्स होते हैं, पहले की हम बात करें मल्टीपल होस्ट की। अगर हमने मल्टीपल होस्ट वाला मोड सिलेक्ट किया क्वेरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, इन द सर्वर्स, तो उसमें क्या होता है, ये आपका काम करता है वेट के बेसिस पे। इट वर्क्स इट वर्क्स ऑन इट वर्क्स ऑन weight assigned to each server in the cluster, ठीक है। अब आप बोलोगे भी वेट क्या होता है और वेट कैसे कैलकुलेट होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, ये क्लस्टर कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और वेट किस बेस पे कैलकुलेट होता है आपका, परफॉर्मेंस बेसिस पे, परफॉर्मेंस पे आपका मतलब कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका सर्वर, ठीक है। जो आपका अच्छा सर्वर परफॉर्म करेगा उसका आपका नोड पहला हो जाएगा, तो मतलब पहले आपकी रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, ठीक है। उसका जो सेकंड बेस्ट होगा उसके पास जाएगी, थर्ड बेस्ट होगा उसके पास जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो वेट है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो वेट की, तो वेट क्या आपका, वेट मतलब आपका क्लस्टर, ठीक है, मतलब क्लस्टर का जो आप क्लस्टर के सर्वर्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर मेरे पास तीन सर्वर है, मान के चलो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, तो अगर मान लो आपका सर्वर 1 बेस्ट है परफॉर्मेंस में, उसने जो भी कैलकुलेट किया उसने अपने अकॉर्डिंगली, तो अगर आपका सर्वर 1 बेस्ट है तो पहले आपकी क्वेरी किसके पास जाएगी, पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर 1 के पास। सेकंड बेस्ट आपका सर्वर 2 है तो सर्वर 2 के पास। थर्ड बेस्ट कौन सा आपका, सर्वर 3, सर्वर 3 के पास, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी क्वेरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इट इज यूज टू वर्क ऑन द basis of weight, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन weight assigned to each server in the cluster based on the performance, simple as that। आया समझ में, क्लियर है? नहीं सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे कि ये वो किस वेट के ऊपर डिफाइन कर, या मेमोरी या सीपीयू ये परफॉर्मेंस मैं भाई, बोलने वाला परफॉर्मेंस, था। ये कंप्लीट आपके सर्वर की परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ये एक सिर्फ कंप्लीट सर्वर। एक पर्टिकुलर हार्डवेयर पार्ट की बात नहीं हो रही है, ये आपके कंप्लीट सर्वर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। मान लो जो तो मेरा ये सर्वर 1 है, मल्टीपल होस्ट अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इट वर्क्स ऑन वेट असाइंड टू ईच सर्वर इन हाँ, द क्लस्टर। तो जो आपका क्या करेगा, मल्टीपल होस्ट आपके बेस्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आपके सर्वर को एक वेट असाइन कर देगा, एक नंबर असाइन कर देगा। वेट मतलब एक नंबर है, ठीक है। ओके। अब उस नंबर के बेसिस पे क्या होगा, आपकी क्वेरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका नंबर आपका हाईएस्ट होगा,
क्वेरी उसके पास पहले जाएगी, रिक्वेस्ट पहले Okay. जाएगी उसके पास। Okay. ठीक है, इस तरीके से। Now got it. चंदन ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। एक होता है आपके पास सिंगल होस्ट, देन उसके बाद अब सिंगल होस्ट काम करता है प्रायोरिटी के बेसिस। ठीक है, प्रायोरिटी कैसी? हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब हम प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, हम इसको असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो आपने क्या किया, मतलब प्रायोरिटी मतलब आपकी मतलब सेंस कैसे, जैसे मान लो हम लोग मैंने ये दिया कि भाई आपकी जो सर्वर 1 है उसकी प्रायोरिटी 1 है, देन सर्वर 2 की प्रायोरिटी 2 है, सर्वर 3 की प्रायोरिटी 3 है, इस तरीके से। तो हमने कितने किए, 32 सर्वर ऐड कर सकते हैं। तो हम हर एक सर्वर को क्या कर देंगे, एक नंबर, एक प्रायोरिटी दे देंगे, और जिसकी आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, इससे पहले आपकी मैंने सर्वर 1 की प्रायोरिटी असाइन करी नंबर 1। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर देगी पहले आपके लोएस्ट प्रायोरिटी पे। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज इक्वल टू अनअवेलेबल, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आप अपने क्लस्टर में नोड ऐड करोगे और आपने यहाँ पे सिंगल होस्ट का यूज किया हुआ है, तो आपको बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर सर्वर की प्रायोरिटी सेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 से लेकर 32 के बीच में आप कुछ भी नंबर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मान के चलो सर्वर 1 को 1 दे दिया, तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर 1 के पास, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 1 है। देन प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, इस तरीके से। ठीक है, आ समझ में? ठीक है, तो जब भी आप अपने मतलब कह लो कि अपने क्लस्टर में अपने सर्वर्स को ऐड करोगे, सिंगल होस्ट अगर आपने चूज किया हुआ है मोड के अंदर, तो आपको हमें प्रायोरिटी डिफाइन करेगी हर पर्टिकुलर सर्वर। ठीक है, एंड देन उस प्रायोरिटी के बेसिस पे आपके पास क्वेरीज क्या होंगी, रिक्वेस्ट क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, And this priority we have to choose, right? हाँ आप चेंज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, जैसे मान लो, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हम किसको बोल रहे हैं, जो आपका लोवेस्ट नंबर है, तो उसको उसको बोलेंगे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब लोवेस्ट नंबर। जैसे मान लो अगर आपने सर्वर 1 को दिया प्रायोरिटी 1, तो मतलब Right. तो वो क्या आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, हम यहाँ पे लोवेस्ट नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, ये हम मैन्युअली प्रोवाइड करते हैं। इट वर्क्स ऑन प्रायोरिटी, इट वर्क्स ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। Highest priority means highest priority is the lower number, lowest number. ठीक है, तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर सर्वर को 1 दे दिया, तो वो क्या आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उस पर्टिकुलर सर्वर के पास जाएगी। अगर आपने किसी पार्टी को 10 दे दिया, सर्वर को 10 दे दिया, तो मतलब वो आपकी उसकी वो आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, ओके, हाईएस्ट आपका नंबर, हाईएस्ट नंबर लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये ध्यान रखना। Okay. अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप, एक होता है आपका डिसेबल्ड, डिसेबल्ड पोर्ट रेंज। ठीक है, अगर आप पोर्ट रेंज पे काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने ये चूज किया, तो इस केसेस में क्या होगा, जितने भी आपके, अगर आपने ये चूज कर लिया, तो जितने भी पैकेट्स होंगे आपके, जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाएंगे, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई मोड चेंज, मतलब आपने कोई मोड चूज नहीं किया है, आपने डिसेबल कर दिया स्पोर्ट रूल को या स्पोर्ट रेंज को। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके आपके किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब इस केसेस में क्या होगा, मान लो अगर आपने चूज किया, तो अब इसमें इन्होंने बनाया क्यों, अब बनाया क्यों, ये इसका एक कंसेप्ट है। मान लो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी क्या होगी, अब आप यहाँ पे इसने डिसाइड तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने डिसेबल कर दिया इस चीज को। ठीक है, आपने ये चूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी सारी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, वो आपके लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले सर्वर पे चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे इसको डिसाइड करने के लिए कुछ नहीं है, आपने इसको डिसेबल किया हुआ है, पोर्ट रेंज, आपने अपने मोड्स को डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो इस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, किस पे जाएगी, सिर्फ जिस पर्टिकुलर सर्वर की प्रायोरिटी क्या होगी, लोवेस्ट होगी।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वहां पे ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर सर्वर पे सारी की सारी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि भाई मेरा एक ही पर्टिकुलर सर्वर है, ठीक है, या मैंने एक पर्टिकुलर सर्वर को लोएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, उसी पे सारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो, तो आप इस वाला चूज कर सकते हो, डिसेबल पोर्ट रेंज। तो यहाँ पे क्या होना है, अगर आप ये चूज कर रहे हो तो सारे पैकेट्स पोर्ट रेंज के बेसिस पे ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका किसी और पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सिर्फ किस पे जाएगी, जिसकी पर्टिकुलर सर्वर की प्रायोरिटी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। ओके, इस तरह से लिखते हो, ऑल द रिक्वेस्ट forward to the host with the lowest priority number। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है। अब इसके बाद एक होता है आपके पास जो थर्ड होता है, उसको इतना क्लियर हो गया आप लोगों दोनों को, समझ में आ गया? हाँ जी सर। एक होता है आपके पास एफिनिटी। ठीक है, अब एफिनिटी क्या होता है कि भाई एफिनिटी क्या करता है, एफिनिटी ये डिफाइन करता है कि भाई आपका जो क्लस्टर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। यहाँ पे क्या आपकी मल्टीपल क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, ये क्लस्टर प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे कैसे रिक्वेस्ट आपकी रीडायरेक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब आप कैसे कैसे आपकी आपकी ऊपर ऊपर क्या था, ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्ट हो रहे थे, बट मल्टीपल सर्वर्स पे हो रहे थे। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक क्लाइंट की, जैसे मान के चलो क्लाइंट 1 आपका, ठीक है, वो बार बार अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, सर्वर्स पे। ओके, स्पेसिफिक क्लाइंट की, तो उसमें क्या काम करता है आपका एफिनिटी काम करता है। तो इसमें क्या करेगा, हाउ द एनएलबी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लाइंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वेस्ट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कौन बताता है, आपका एफिनिटी बताता है। ठीक है, अब एफिनिटी में पहली चीज क्या आती है, पहला, इसमें भी आपके वही मोड्स होते हैं कुछ, तो पहला होता है आपका, उसको बोलते हैं नन, सिंपल नन। ठीक है, ठीक है, अब नन मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भाई आपकी क्वेरी, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है कहीं से भी आ जाए, किसी भी कोई भी क्लाइंट सेंड करे, वो रिक्वेस्ट अभी किसी भी कोई भी सर्वर आपका कह लो रिजॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक सर्वर के पास जाएगी, वो किसी भी सर्वर के पास जाके, जैसे मान के चलो अगर मेरे क्लस्टर में 5 सर्वर्स हैं, तो पांचों में से किसी भी सर्वर के पास चली जाएगी, स्पेसिफिक क्लाइंट की, मान के चलो मेरा क्लाइंट 1 है, वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है बार बार, तो ऐसा नहीं है कि हर बार उसकी रिक्वेस्ट सर्वर 5 के पास ही जाएगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम सर्वर 4 के पास चली जाए, हो सकता है 2 के पास चली जाए, हो सकता है 1 के पास चली जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो इस मोड में क्या होता है, एनी क्लस्टर नोड रिस्पॉन्ड्स to any client request। ये ध्यान रखना। ठीक है, इवन अगर आपका क्लाइंट रिकनेक्ट भी करता है दोबारा से किसी इंटरप्शन के बावजूद, तब भी आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो किसी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नन सेलेक्ट करता हूँ, नन मोड, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट की, तो किसी के पास भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान के चलो क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट पहले सर्वर 5 ने रिजॉल्व करी थी, तो ऐसा नहीं है कि बार बार उसी के पास ही जाएगी, किसी के पास भी जा सकती है। ठीक है, सेकंड होता है सिंगल। अब सिंगल में क्या होता है, यहाँ पे ड्रामा है। यहाँ पे ड्रामा क्या है,
सिंपल है, सिंगल, पहले मैं लिखवा देता हूँ इसमें कंसेप्ट क्या, a single node, a single cluster node manages all the requests, manages all requests from a single client. ये ध्यान रखना। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो पहली बार मेरे क्लाइंट 1 ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, मेरे क्लाइंट 1 ने पहली बार रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करी, पर रिक्वेस्ट की क्लस्टर के पास, क्लस्टर ने क्या किया, सिंगल मोड का यूज किया हुआ था। अब मैंने एफिनिटी के अंदर क्या किया हुआ, सिंगल मोड का यूज किया हुआ था, तो क्या हो गया, वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर 1 के पास। अब सेकंड टाइम जब क्लाइंट 1 सेंड करेगा, मतलब फॉरवर्ड अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा या आगे प्रोसेस करेगा, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, क्लाइंट सर्वर 1 के पास ही जाएगी। मान लो अगर उसने 10 बार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, तो 10 के 10 बार कहाँ जाएगी, वो सर्वर 1 के पास ही जाएगी। मतलब पहली बार जिस पर्टिकुलर सर्वर ने उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया, हर बार वही सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा। मीन्स कोई रूल बना देंगे कि ये अगर क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को भेजता है तो ये पर्टिकुलर सर्वर पे ही जाएगा। हाँ, हम रूल नहीं बनाएंगे, या क्लस्टर ऑटोमेटिकली चेक करेगा इस चीज को। जैसे मान के चलो क्लाइंट 1 का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, तो क्लस्टर ने देखा कि अच्छा ये 10.0.1 से आ रही है रिक्वेस्ट, ठीक है, और ये कहाँ पे गई थी, पहली बार सर्वर 1 के पास गई थी, और उसने इसकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया था, तो हर बार क्या करेगा क्लाइंट क्लस्टर, उसकी रिक्वेस्ट को बार बार सर्वर 1 के पास ही फॉरवर्ड करेगा। ओके, ठीक है, थर्ड होता है नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपके पास, मान लो आपके पास अब देखो, अब जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मान के चलो, ठीक है, एक आपका क्लाइंट है वो क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहा है, एक क्लाइंट आपका क्लास बी का नेटवर्क यूज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, नेटवर्क वाले फॉर्मेट में, इसमें क्या होगा, आपका डेडिकेटेड सर्वर, जैसे मान के चलो क्लाइंट 1 है, वो आपका क्लास सी से काम कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, क्लास सी के नेटवर्क की रिक्वेस्ट कौन मैनेज करेगा, सर्वर 1। क्लास बी के नेटवर्क की रिक्वेस्ट कौन मैनेज करेगा, सर्वर 2। इस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड नोड को बोल रहे हैं कि भी आप एक पर्टिकुलर क्लास की सारी रिक्वेस्ट आप ही मैनेज करोगे, ठीक है, एक डेडिकेटेड क्लाइंट को। तो इसमें क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो अ सिंगल नोड विल रिस्पॉन्ड टू ऑल request from a class C network। मान लो इस तरीके से मैं ऐसा कुछ कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका मास्क चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो क्लास सी का आपका मास्क होगा 255.255.255.0, अगर इस वाले मास्क के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आपकी आ रही है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर जो नोड है सिर्फ वही मैनेज करेगा। मान लो क्लास बी का मास्क होगा 255.255.0.0, अगर इस वाले मास्क से कुछ आ रही है तो फिर वो, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मोड आपका यूजफुल होता है स्टेटफुल एप्लीकेशंस के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी कोई स्टेटफुल एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है, वहां से कुछ रिक्वेस्ट आपकी आती है, तो आपका इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भी स्पेसिफिक नोड आपका स्पेसिफिक क्लास का नेटवर्क यूज करे, या मतलब रिक्वेस्ट मैनेज करे स्पेसिफिक क्लास की, तो हम ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क नोड इन एफिनिटी, नेटवर्क मोड इन एफिनिटी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी। यस सर। अब होते हैं आपके होस्ट के पैरामीटर्स। इसके बाद जब आप अपना होस्ट ऐड करते हो क्लस्टरिंग में, मतलब एनएलपी क्लस्टर में,
सर ये जो उसमें नेटवर्क वाला आपने बताया ये क्लासेस बेसिस पे है ना, मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट हाँ आएगी जिस हाँ क्लास से। क्लास ये सबनेट बेसिस पे है, मतलब कह लो कि आपका सबनेट जो हाँ जो डिफॉल्ट सबनेट। आपका जो और स्टेटफुल ये सबनेट होती है हम ना, डिफाइन करेंगे ना सर विदाउट कि ये सबनेटिंग कौन हुए सा हुए। सबनेट है, ये तो हम डिफाइन करेंगे ना। हाँ विदाउट सबनेटिंग वाले कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ये स्टेटफुल की बात हो रही है, स्टेटलेस की बात नहीं हो रही। सिंपल इज दैट, ये ध्यान रखना। नो, क्लस्टर ठीक है विल नॉट डिफाइन ना, क्लस्टर तो नहीं करेगा ना ऐसे, हमें उसको क्लस्टर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि क्लास सी की आईपी से हाँ अगर कोई रिक्वेस्ट आ वो एक रही अलग है। कंसेप्ट है, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट कहने का मतलब ये है कि स्टेटफुल की बात हो रही है, स्टेटलेस की बात मत करना, क्योंकि स्टेटलेस में आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका आपका सबनेट चेंज हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि क्लास सी का सबनेट आपका सेम रहेगा स्टेटलेस में। स्टेटलेस में हम मल्टीपल सबनेट्स का यूज कर लेते हैं ना क्लास सी के अंदर भी, सबनेटिंग करके। तो इसलिए हम स्टेटलेस की बात नहीं करेंगे, स्टेटफुल की बात करेंगे, मतलब हम डिफॉल्ट सबनेट की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अगर आप सबनेटिंग की बात करो तो फिर आपका नेटवर्क नोड आप यूज नहीं कर सकते उसके केस में, ये स्टेटफुल पे काम करेगा बस सिर्फ। ठीक है, अब होस्ट पैरामीटर्स की बात करें, तो होस्ट पैरामीटर में क्या क्या होता है, जब आपने होस्ट को ऐड करते हो क्लस्टरिंग के अंदर, तो उसमें आपकी पहली चीज जो मैंने आपको बता दी, प्रियोरिटी। अगर आप सिंगल मोड चूज कर रहे हो तो, ठीक है, किसका, पोर्ट रोल में सिंगल 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 होस्ट होस्ट मोड चूज करोगे, और एफिनिटी में आपका एफिनिटी को तो छोड़ दो, अगर आप मोड्स में सिंगल होस्ट मोड चूज करोगे तो उसमें आपको प्रायोरिटी देनी जरूरी है। ठीक है, तो हर एक सर्वर की एक यूनिक प्रायोरिटी होगी उसके केस में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नंबर सेकंड में डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, जो मैंने बता दिया, आपके सर्वर पे क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस होना जरूरी है। डीएचसीपी के थ्रू सर्वर्स पर आईपी एड्रेस नहीं चलेंगे। सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क होना नीड है। नंबर फोर्थ, आपका इनिशिएट होस्ट स्टेट, ये अच्छी चीज है, इनिशियल होस्ट स्टेट। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें होती हैं, तो जब आप अपने सर्वर को ऐड करोगे क्लस्टर में, तो आपसे पूछेगा कि इसका स्टेट क्या होना चाहिए। नंबर वन, स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक है, नंबर टू, सस्पेंडेड होना चाहिए, सस्पेंडेड। ठीक है, एंड नंबर थ्री में स्टॉप्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टेड मतलब हो गया, सिंपल सी बात है कि आपका आपका होस्ट ज्वाइन कर, मतलब क्लस्टर ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, वो स्टार्ट का वो मतलब काम कर रहा है उस क्लस्टर में। सस्पेंड का मतलब क्या है कि आपका होस्ट पॉज है। ठीक है, अब पॉज मतलब क्या होता है, आपका होस्ट पॉज स्टेट में कब जाएगा, जैसे मान के चलो आप कुछ मेंटेनेंस कर रहे हो अपने सर्वर पे। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपका होस्ट क्या होता है, सस्पेंड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि वो क्लस्टर में तो है लेकिन काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि उसमें कुछ मेंटेनेंस चल रही है मान के चलो सर्वर में, या वो सर्वर आपका अवेलेबल तो है लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लस्टर में। तीसरा होता है आपका स्टॉप। स्टॉप मतलब कि भाई आपका जो क्लस्टर में सर्वर तो है लेकिन वो स्टॉप स्टेट में है, वो काम बिल्कुल, मतलब वो उस टाइम पे वो पॉज था। ठीक है, वो रुका हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, पूरा स्टॉप हो चुका है, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, आपने स्टॉप किया होगा उसको। ठीक है, तो इस केस में आपके तीन स्टेट होते हैं जब आपने अपने किसी भी नोड को ऐड करोगे। ठीक है, सेकंड वाला दोबारा से बताना सर, सस्पेंडेड क्या सेकंड बोलता वाला है? पॉज सिंपल से पॉज कर दिया ना आपने किसी पर्टिकुलर नोड को, पॉज मतलब उसको थोड़ी टाइम के लिए आपने रोक दिया। ठीक है, पॉज करना। स्टॉप मतलब कि वो काम बिल्कुल खत्म। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक लास्ट चीज एनएलबी के अंदर, ओके, ये क्या बताता है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, कि भाई आपका जो होस्ट है, ठीक है, वो किस किस मैक एड्रेस पे काम करेंगे, मतलब मतलब कौन से मैक एड्रेसेस, मतलब अपने मैक एड्रेसेस पे काम करेंगे या फिर शेयर करेंगे सिंगल मैक एड्रेस, जो भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, नेटवर्क
configuration for NLB. ठीक है, इसमें पहला होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। अगर आप यूनिकास्ट नेटवर्क का यूज करते हो मतलब कम्युनिकेशन के लिए, या कह लो कि रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हम आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन होगा यूनिकास्ट बेसिस पे हो, तो यूनिकास्ट में क्या होता है, हर एक होस्ट क्या करता है, आपका एक सेम यूनिकास्ट मैक एड्रेस का यूज करता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हर एक होस्ट का मैक एड्रेस क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक कह लो एक वर्चुअल मैक एड्रेस बन जाता है आपका ऑटोमेटिकली, और वही आपका मैक एड्रेस हर एक होस्ट यूज करता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो ऑल यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट में क्या होता है, ऑल क्लस्टर होस्ट्स use the same unicast MAC address। विधान अपना यूनिकास्ट। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये कि आपका मतलब जो आपका ट्रैफिक के लिए मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपको एक वर्चुअल मैक एड्रेस दे देता है, जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, जो आपको क्लस्टरिंग बनाती है ऑटोमेटिकली, जो एनएलबी क्लस्टरिंग बनाती है। ठीक है, और वही सेम मैक एड्रेस आपका यूज होता है वहां पे। ठीक है, अगर आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हो एनएलबी के अंदर तो। ठीक है, एक होता है आपके पास मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट में क्या होगा, मल्टीकास्ट में यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब अच्छा, अब आपसे पूछ सकते हैं पहले चीज इंटरव्यू में कि भाई हम यूनिकास्ट करें या मल्टीकास्ट करें, हमें हमें इससे फायदा क्या होता है, मुझे फायदा क्या है यहाँ पे सेम यूनिकास्ट मैक एड्रेस यूज करने का, व्हाट इज द बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है, आपके स्विचिंग में क्या होता है, आपका स्विच हमेशा उससे काम करता है, मतलब मैक एड्रेसेस पे काम करता है। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे पास 32 नोड्स हैं, ठीक है, और आपका स्विच के पास 32 मैक एड्रेसेस हैं, और बार बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब बार बार मान लो आपका आपका जो स्विच के आपके मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते थे, अगर वो बार बार चेंज हो रहा है तो उसकी टेबल बार बार चेंज होती है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, यूनिकास्ट मैक एड्रेस का, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का यूज किया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका मैक एड्रेस सेम रहेगा, तो स्विच को प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार मैक एड्रेस चेंज करने की। उसका उसकी उसकी टेबल में क्या होगा, मैक एड्रेस सेम रहेगा, तो इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कुछ हैंडल आपके स्विच को मैक एड्रेस टेबल हैंडल करने में कोई इशू नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि उसको पता है सिर्फ एक ही मैक एड्रेस को मैनेज करना है। ठीक है, तो उसको इसलिए हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का मोस्टली यूज करते हैं, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है वहां पर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट होता है आपका मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है, अगर आपके पास अब मल्टीकास्ट आपका कम्युनिकेशन कहाँ पे काम करता है, अगर मान लो आपके पास क्या है, एक ही अडाप्टर है आपके मतलब एक ही लैन कार्ड आपके पास। ठीक है, और मतलब अब ये आपका यूनिकास्ट मोस्टली वहाँ भी काम करते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल लैन कार्ड्स है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था पीछे अभी कि भाई आपका जो क्लस्टर का नेटवर्क अलग होना चाहिए, और आपका जो वो वाला नेटवर्क है, मतलब आपका जो पर्सनल नेटवर्क है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, अगर आपके मल्टीपल लैन कार्ड्स हैं तो। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलो मेरे पास सर्वर पे एक ही लैन कार्ड है, ठीक है, मैं दोनों का सेम नेटवर्क रख रहा हूँ, अपने अपना पर्सनल का भी और क्लस्टर का भी, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका आपका हर एक जो क्लस्टर होस्ट है वो अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस यूज करता है क्वेरीज को डिस्ट्रीब्यूट या क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो तो इस केस के अंदर ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल, अगर आपके पास एक ही नोड है, सॉरी एक ही लैन कार्ड है, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो होस्ट है, मतलब जो आपका जो क्लस्टर, आपके जो क्लस्टर के अंदर जो सर्वर्स हैं, ओके, तो कह सकते हो ईच क्लस्टर सर्वर कीप्स इट्स ओरिजिनल
मैक एड्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम मोस्टली हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लैन कार्ड है तो, एक ही नेटवर्क है तो। नंबर थर्ड, एक होता है आपके पास आईजीएमपी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। अब आईजीएमपी में क्या होता है, आईजीएमपी मतलब ये है कि भाई इसमें क्या होगा आपके पास, ये आपका मल्टीकास्ट मोड के लिए होता है। ठीक है, अगर आप मल्टीकास्ट का यूज कर रहे हो, अगर आप मल्टीकास्ट एड्रेसेस का यूज कर रहे हो, कहने का मतलब ये है क्लास डी का। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आईजीएमपी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है आपका जो आपका ट्रैफिक फ्लड होता है वहां पे। एक्चुअली मल्टीकास्ट में क्या होगा, अब बार बार आपका मल्टीकास्ट होगा, बार बार आपका एक ही पैकेट बहुत सारे यूजर्स के, बहुत सारे उस पे सर्वर्स पे जाएगा। ठीक है, तो वहां पे तो इसको फ्लड को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब ट्रैफिक फ्लड को रोकने के लिए स्विच पे हम लोग आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीकास्टिंग पे काम कर रहे हो इन शॉर्ट, तो हम किसका यूज करेंगे, आईजीएमपी मल्टीकास्ट। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसेस। सिंपल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, ठीक है, आप मल्टीकास्ट पे काम कर रहे हो, तो उस केसेस में हम लोग आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये सिंपल। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उसके फ्लड को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आईजीएमपी मल्टीकास्ट का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। so far मैं करूंगा डिस्कस इस पे बाद में रिकॉर्डिंग देख के। तो देखिए करोगे। बाकी अगर आप फायरवॉल रूल्स की बात कर रहे हो, अगर आपने फायरवॉल ऑन किया हुआ है, अब कंपनी में फायरवॉल ऑन होता है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूल्स होते हैं क्लस्टरिंग के, एनएलबी क्लस्टरिंग के। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली फायरवॉल में होते हैं। ठीक है, आपको उनको इनेबल करना पड़ता है, ध्यान रखना। सर ठीक है, कोरम इसमें आता है, फेल ओवर में आता है? वो फेल ओवर में आएगा, कोरम के इसको कोई नीड नहीं। ठीक है, तो इसमें आपके पास 9 रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब फेल आपके आपके इसके अंदर, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप फेल ओवर की बात कर रहे हो, तो इसमें आपके 9 रूल्स होते हैं, 9 रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, फायर वॉल के। तो उसमें क्या है, आपको 9 रूल्स आपके वो क्या होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास आईसीएमपी 4 के भी कुछ होते हैं रूल्स, कुछ आईसीएमपी 6 के होते हैं रूल्स। ठीक है, एनएलबी पे। ठीक है, तो कुछ आपके पास विन मैनेजमेंट का होता है, एक रूल आपका, एक डीकॉम का रूल होता है, इनबाउंड रूल्स होते हैं सारे के सारे ये। ठीक है, सारे के 9 के 9 आपके इनबाउंड रूल्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप फायरवॉल का यूज कर रहे हो तो यू शुड कॉन्फ़िगर दीज रूल्स, सिंपल एज दैट, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रूल अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्लस्टरिंग या नेटवर्क आपका चलेगा, अदरवाइज उसमें फिर फायरवॉल का इशू आएगा। ठीक है, वो ब्लॉक करेगा कुछ ना कुछ, आप प्रॉपर कर नहीं पाओगे क्लस्टरिंग एनएलबी की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वो स्मूथली चले, तो हम ये 9 आपके रूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आईसीएमपी 4 का रूल होता है, आईसीएमपी 6 का होता है। ठीक है, विन मैनेजमेंट, डीकॉम, ये सारे आपके इनबाउंड रूल्स हैं। ठीक है, और इनको आपको अनेबल करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो क्रिएट है तो आप उनको अनेबल करोगे, अगर क्रिएट नहीं है तो मैन्युअली बनाने पड़ेंगे फिर आपको इन और रूल्स। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी तक तो समझ में आया सर।